मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है बीए थर्ड सेमेस्टर का सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम का, कौन सा प्रमुख राजनीतिक व्यवस्था का जो आपके सामने पेपर होगा, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे आपको करवाने वाला हूँ। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो क्लास पूरी की पूरी जरूर से देख लेना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। साथ के साथ आपके सामने सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, आप सभी बच्चे अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो भाई, करो भाई चैनल को सब्सक्राइब। अपने को 30,000 सब्सक्राइबर के करीब पहुंचना है। आप वीडियो देख लेते हो, आपको अच्छा भी लगता है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, गलत बात है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल सब्सक्राइब खुद भी करो और अपने दोस्तों से भी करवाओ। आप सभी कमेंट करते हो सर आपका पढ़ाई सभी पर्सन सेम आते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना। आपको करो भाई, सभी बच्चे जरूर से रिक्वेस्ट है, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर ये जो पीडीएफ आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर फ्री में प्राप्त करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए कुछ नहीं करना, बस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा, उस पर क्लिक कर लेना। जैसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करोगे, आप इस प्रकार के हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। यहाँ पर पहुंचने के बाद में ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा होगा, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में फाइल वाले सेक्शन पे आ जाना। कौन से सेक्शन पे? फाइल वाले सेक्शन पे आ जाना है। जैसे फाइल वाले सेक्शन पे आओगे, कोने में सर्च वाला ऑप्शन मिल जाएगा। कौन सा? सर्च वाला ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर जाकर सर्च कर लेना आपको बाकायदा, क्या? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस, जैसे पॉलिटिकल साइंस सर्च करोगे, पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर के नाम से एक पीडीएफ देखने को मिलेगी, इस पे क्लिक कर लेना और फिर आपके सामने उस पे जाके पढ़ लेना है आपको। चलिए अब शुरू करते हैं अपन। इस क्लास में आपको पता, अपन वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट से प्रश्न है ब्रिटेन और जापान से। पहला प्रश्न है ब्रिटेन से। ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है ना? ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। अलिखित संविधान, आपको पता है ब्रिटेन का वो संविधान है जिसको लिखा नहीं गया है ना, उसको लिखित नहीं है, वो आपके सामने अलिखित है। अलिखित मतलब मौखिक रूप से, वहां पे लोग आपके सामने क्या है, जो पुरानी चली आ रही परंपराओं के आधार पर ही क्या करते हैं, जो अपने फैसले सुनाते हैं, काम करते हैं। जैसे वे अपने होली हो गया, दीपावली हो गया, शादी विवाह हो गया, उसमें जो परंपराएं चलती है ना, ऐसी परंपराओं आधारित वहां पर संविधान देखने को मिलता है, उसको लिखा नहीं गया है। अपना भारत का संविधान का तो एक एक बिंदु लिख रखा है, उनके संविधान का ऐसा कुछ भी लिखित बिंदु नहीं है। लचीला भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? उनका संविधान आपको लचीला भी देखने को मिलता है। और साथ के साथ संसदीय सर्वोच्चता पर आधारित है, और संसद के आपके सामने जो संसद है, उसको उसमें सर्वोच्च पद दिया गया है। क्या किया गया है? संसद को सबसे ऊंचा पद उसमें दिया गया है, जिससे परंपराएं व प्रथाएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें क्या है कि वहां के अलग अलग प्रकार की जो प्रथाएं और परंपराएं जो पहले के समय जो चली आ रही थी, उसी के आधार पे आपके सामने जो संविधान है वो चलता है। तो वहां का आपके सामने मुख्य बिंदु यही है। और लचीला संविधान क्या होता है वो ये भी बता देता हूँ। लचीला संविधान वो संविधान होता है जिसको आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, संशोधित कर सकते हो। ऐसा संविधान जिसको आप बहुत आसानी से संशोधित कर सकते हो, उसको लचीले संविधान के नाम से जाना जाता है। कौन से संविधान के नाम से? लचीले संविधान के नाम से जाना जाता है, जिसको आप बहुत आसानी से संशोधित कर सकते हो, है ना। अब आप कहोगे सर हमारा भारत का संविधान कौन सी श्रेणी में आता है? हमारे वाला संविधान मिश्रित श्रेणी में आता है। कुछ ऐसा संशोधन होता है संविधान का जिसमें आपको करने के लिए बहुत से स्पेशल जो विशेष बहुमत भी चाहिए, राज्यों से भी अनुमति चाहिए, थोड़ा मुश्किल है। जो जिस ऐसे संविधान के संशोधन जिनका डायरेक्ट इंपैक्ट किस पे पड़ता है? राज्य पे। जैसे जीएसटी लागू करनी थी, तो जीएसटी पहले आपके सामने लोकसभा राज्यसभा पास है, फिर उसको राज्यों से भी पास होना जरूरी था। तो इस तरीके से तब जीएसटी लागू हुई थी। तो इस प्रकार के जो संशोधन होते हैं वो कठोर की श्रेणी में आते हैं। कुछ संशोधन साधारण बहुमत से भी हो जाते हैं, तो वो लचीले की श्रेणी में आते हैं। सबसे कठोर संविधान कहाँ का है? अमेरिका का। क्यों? क्योंकि उसमें संशोधन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। वहां पे अगर आप कोई भी संशोधन करना चाहते हो तो एक आध हर राज्य से आपको पूछना पड़ता है। चलिए अगले वाले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। संसदीय सर्वोच्चता से आपका क्या तात्पर्य है? संसदीय सर्वोच्च विधायी संस्था है, वह किसी भी कानून को बना या समाप्त कर सकती है। मतलब जो संसद है ना, क्या है? जो संसद है वो सबसे बड़ी संस्था है
भाई क्या है, संसद है वो सबसे बड़ी संस्था है, वो कोई भी क्या तो कानून बनाएगी या कोई भी कानून को समाप्त कर लेगी, यह सब उसके हाथों में रहता है। क्या होता है भाई, जो संसद है वही आपके सामने अमेरिका के अंदर सबसे बड़ी संस्था मानी गई है। कोई भी चाहे कानून को बनाना हो, क्या करना हो, चाहे कोई भी कानून को बनाना हो या उसे समाप्त करना हो, सबका सब किसके हाथों में रहता है भाई, संसद के हाथों में रहता है। किसके हाथों में रहता है, संसद के हाथों में सारी सारी चीजें रहती हैं, कोई भी कानून को चाहे बनाना हो चाहे निरस्त करना हो। समझ में आ गया। और चाहे अमेरिका की ब्रिटेन की संसद क्यों, दुनिया के लगभग लोकतांत्रिक देश हैं, उनमें कानून बनाने को या हटाने का, संविधान में संशोधन करने का सबके सब अधिकार किसके पास रहते हैं भाई, संसद के पास ही रहते हैं, दुनिया के लगभग लोकतांत्रिक देशों में। चलिए अगले वाला प्रश्न है, ब्रिटेन में वास्तविक मंत्रिमंडल कौन है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। क्या है, जो ब्रिटेन है उसके अंदर वास्तविक मंत्रिमंडल किसको बोला जाता है, वहां के प्रधानमंत्री को। किसको बोला जाता है, वहां का जो प्रधानमंत्री है और वहां का जो मंत्रिमंडल है, क्या कौन है, वहां का जो प्रधानमंत्री और वहां का जो मंत्रिमंडल है वही वास्तविक कार्यपालिका है। क्या है, उसी को वास्तविक कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है। मतलब वही आपके सामने क्या काम करता है, एक वास्तविक कार्यपालिका के रूप में काम करता है। समझ में आ गया। अब क्यों करता है भाई, वहां का भारत के अंदर भी प्रधानमंत्री है ना, उसके पास सारी शक्तियां होती हैं, राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है, वहां पर भी राष्ट्रपति के बराबर एक राजा का पद होता है, वो नाम मात्र का रहता है। बाकी सारी की सारी संवैधानिक शक्ति किसके पास रहती है, प्रधानमंत्री और उसके सहयोग करने वाली मंत्रिमंडल के पास। जो भी फैसला लेता है वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल ही लेते हैं। ब्रिटेन के दो सदन कौन कौन से होते हैं, ब्रिटेन के दो सदन हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं। क्या है, ब्रिटेन के दो सदन कौन से हैं आपके सामने, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, दो मुख्य सदन देखने को मिलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई, कैसा पर्सन है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स दो प्रमुख सदन होते हैं भाई आपके सामने, किसके, ब्रिटिश सदन के। समझ में आ गया, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स इंपोर्टेंट पर्सन है। अगले वाला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। सम्राट राजा औपचारिक रूप से नियुक्ति करता है। कौन करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति भाई आपके सामने, जो सम्राट हो गया, राजा हो गया, वो औपचारिक रूप से नियुक्ति करता है। समझ में आ गया, क्या करता है, औपचारिक रूप से नियुक्ति करने का काम करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, अच्छे से कर लेना। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, कानून की समानता और विधि का शासन। रूल ऑफ लॉ यही कहता है आपके सामने कि इस भारत देश में या अन्य कोई भी देश हो, उसके अंदर जो भी लोग हैं, चाहे आपके सामने कितने ऊंचे पद पे आसीन व्यक्ति हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे एक सामान्य व्यक्ति हो, सबके सब कानून के दायरे में आते हैं। अगर उन्होंने गलती की है तो उसकी कानून के दायरे के अंतर्गत जो भी सजा मिलनी है वो सजा उसको मिलती है। समझ में आ गया। तो रूल ऑफ लॉ यही कहता है कि सभी व्यक्ति कानून के दायरे में आते हैं और उन्हें जो सजा मिलनी चाहिए वो सजा मिलती है। समझ में आ गया, इसी को कानून के शासन के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन में दलीय व्यवस्था का स्वरूप कैसा है, तो ब्रिटेन में कितनी दलीय व्यवस्था देखने को मिलती है, द्विदलीय प्रणाली व्यवस्था देखने को मिलती है। कैसी, दो दलों की जो आपके सामने प्रणाली व्यवस्था देखने को मिलती है, मुख्यतः दो दल देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया, कितने दल देखने को मिलते हैं भाई, दो दल देखने को मिलते हैं, कहां पर, ब्रिटेन के अंदर। चलिए अब आप कहोगे सर दो ही दल कैसे होते हैं, हमारे यहाँ पे तो बहुत सारे दल हैं। तो अपने बहुदलीय व्यवस्था है, मतलब एक से अधिक दल, दो से अधिक दल अपन भारत की राजनीति में सक्रिय हैं। वहां पर ब्रिटेन में भी दो है, अमेरिका में दो है, चाइना में एक दलीय व्यवस्था है। समझ में आ गया आपको, इस तरीके से होता है भाई। जापान का संविधान कब लागू हुआ, जापान का संविधान 1947 में लागू हुआ। इंपॉर्टेंट है, कब लागू हुआ जापान का संविधान, 1947 में लागू होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न कर लेना। जापान में संसद को क्या कहते हैं, जापान की संसद को क्या कहा जाता है, डाइट के नाम से जाना जाता है। जापानी संसद को किसके नाम से जाना जाता है, डाइट के नाम से जाना जाता है जापानी संसद को। समझ में आ गया, किसके नाम से जाना जाता है, डाइट के नाम से। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, जापान की संसद को हम डाइट के नाम से जानते हैं। जापान में सम्राट की स्थिति क्या होती है, सम्राट राष्ट्र का प्रतीक मात्र होता है। सम्राट क्या होता है भाई, जो जापान का जो सम्राट है वो सिर्फ प्रतीक मात्र होता है। जैसे भारत के अंदर जो राष्ट्रपति होता है ना, वो कहने को भारत का सबसे बड़े आसीन पद पर है वो,
सबसे बड़े पद पर है, लेकिन उसके पास उतनी वास्तविक शक्तियां नहीं होती हैं जितनी प्रधानमंत्री के पास होती है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री डायरेक्ट लोगों के प्रतिनिधित्व को रिप्रेजेंट करता है, लोगों के प्रतिनिधित्व को क्या करता है, आपके सामने दर्शाता है। कैसे दर्शाता है? क्यों? लोकतंत्र है, उसमें यही कही गई है कि जनता की बात है ना, वो आपके सामने रिप्रेजेंट होनी चाहिए प्रतिनिधि के रूप में, है ना। तो वही प्रधानमंत्री उसी का क्या चेहरा होता है। कैसे होता है भाई? कोई भी पार्टी होती है, वो चुनाव लड़ती है ना, उसमें सबसे ज्यादा जो बहुमत पार करके जो पार्टी आती है, उसके प्रतिनिधि उस एक व्यक्ति को चुनते हैं। समझ में आ गया? तो इनडायरेक्टली इतने सारे लोगों ने जो वोट करके उस पार्टी को जिताया है, उस पार्टी का एक चेहरा है, उस विचारधारा का एक चेहरा वहां पर बैठता है, इसीलिए उसके पास ज्यादा शक्तियां देखने को मिलती है। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब यही है कि आपके सामने जनता की आवाज है, वो संसद तक पहुंचे। समझ में आ गया? तो राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं, इसीलिए आपके सामने उनको इतनी शक्तियां नहीं होती। मतलब एक कारण में से एक कारण ये भी है। जापान की संसद के दो सदन क्या होते हैं? प्रतिनिधि सभा और परामर्शदाता सभा के नाम से जाना जाता है। जापान में शासन प्रणाली कैसी है? जापान में भारत की तरह आम लोकतांत्रिक परंपराओं की देशों की तरह यहाँ पर कैसी है? संसदीय प्रणाली देखने को मिलती है। कैसी प्रणाली देखने को मिलती है भाई? संसद है यहाँ पर। कैसी प्रणाली देखने को मिलती है? संसदीय प्रणाली देखने को मिलता है, संसदीय लोकतंत्र देखने को मिलता है। जापान की शासन प्रणाली कैसी है? संसदीय लोकतंत्र देखने को मिलता है, यहाँ पर संसद भी होता है। प्रधानमंत्री का चयन कैसे होता है? प्रधानमंत्री का चयन कैसे होता है? संसद के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है प्रधानमंत्री का चयन? संसद के द्वारा। समझ में आ गया? संसद के द्वारा आपके सामने जो प्रधानमंत्री होता है उसका चयन होता है। संसद आपके सामने प्रधानमंत्री का क्या करती है? चयन करती है। भाई अपने भारत में भी होता है, संसद करे ना करे, लेकिन बहुमत की पार्टी के जितने भी व्यक्ति होते हैं वही उसका चुनाव करते हैं, लेकिन जापान में संसद द्वारा होता है। जापान में न्यायपालिका की स्थिति कैसी है? स्वतंत्र न्यायपालिका। आम लोकतांत्रिक देशों में न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? अगर न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तो जो विधायपालिका और कार्यपालिका को नियंत्रण करने का काम करेगी, बैलेंस एंड चेक का काम करेगी। और लोकतंत्र यही कहता है कि कोई संस्था, कोई व्यक्ति, कोई पद इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, किससे? लोकतंत्र से। इसीलिए कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायपालिका तीन स्तंभ होते हैं। तीनों को बैलेंस एंड चेक करने का काम कौन करते हैं? एक दूसरे को करते हैं। समझ में आ गया? और इसमें न्यायपालिका की बहुत बड़ी हिस्सेदारी होती है। जापानी संविधान की विशेषता क्या है? शांतिवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित। मतलब जो जापान का जो संविधान है वो किस चीज पर टिका हुआ है? शांतिवाद पर। शांति की बात करता है और लोकतांत्रिक मूल्यों पर टिका हुआ है। किस पर टिका हुआ है? शांतिवाद पर और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आपके सामने वो टिका हुआ है जापानी संविधान। चलिए संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित जो प्रश्न है उसके बारे में पढ़ेंगे। कौन से? संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित जो भी प्रश्न है उसके बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ? 1789 में। कब लागू हुआ भाई? अमेरिका का संविधान 1789 में अमेरिका का जो संविधान है वो आपके सामने लागू होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, अमेरिका का संविधान कब लागू होता है? 1789 में। अच्छा प्रश्न है, कर लेना। अमेरिका की शासन प्रणाली कैसी है? राष्ट्रपति आधारित प्रणाली। अब आपको पता है अमेरिका में आपने कभी प्रधानमंत्री का नाम नहीं सुना होगा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुना होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति सबसे शक्तिशाली पद है। भारत में सबसे शक्तिशाली पद कौन सा होता है? प्रधानमंत्री का, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति का होता है। समझ में आ गए? तो राष्ट्रपति आधारित प्रणाली देखने को मिलती है। यहाँ पे सबसे शक्तिशाली पद राष्ट्रपति का होता है। वहां पर चुनाव भी ऐसे होता है, राष्ट्रपति का चुनाव अलग चलते हैं और आपके सामने जो सीनेट होती है, वहां की जो संसद होती है, उसके लिए चुनाव अलग चलते हैं। शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत। कार्यपालिका, विधायपालिका और न्यायपालिका में स्पष्ट विभाजन। मतलब शक्तियों का पृथक्करण यही कहता है कि चाहे कार्यपालिका हो गई, चाहे विधायपालिका हो गई, चाहे न्यायपालिका होगी, तीनों की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है भाई? आपके सामने तीनों के अंदर क्या होती है? जो कार्यपालिका है वो अपने काम करती है, विधायपालिका अपने काम करती है और न्यायपालिका अपने काम करती है। तीनों, जैसे संसद है उसका कानून बनाने का काम है, कार्यपालिका का काम होता है उस संसद के द्वारा बनाए गए कानून को जमीनी हकीकत पे उतारने का, और न्यायपालिका का काम है, किसका? न्यायपालिका का काम है न्याय करने का।
है ना, इन दोनों को कि कार्यपालिका और विधायपालिका संसद अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कोई अगर संविधान में संशोधन की जरूरत है, सॉरी उनके द्वारा जो संविधान में संशोधन नहीं, संसद के द्वारा अगर कोई कानून बनाया गया है अगर वो गलत हो तो उसको असंवैधानिक करार कर देना। साथ के साथ अमेरिका के अंदर संविधान है वो न्यायपालिका को नियंत्रण इस प्रकार से करता है, वो उसके क्षेत्र अधिकार के बारे में संशोधन कर सकता है कि भाई न्यायपालिका का इतना क्षेत्र अधिकार है वो होता है कि इस चीजों पर फैसला ले सकता है। साथ के साथ राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति देखता है, इसकी यहाँ पर जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनकी। तो एक दूसरे को इन सब माध्यम से क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है भाई, 4 वर्ष का होता है। इंपॉर्टेंट पर्सन है, अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का देखने को मिलता है भाई, 4 वर्ष का कार्यकाल देखने को मिलता है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, सीनेट का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। सीनेट होता है वहां का, उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष। सीनेट का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, आपके सामने 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का सीनेट का कार्यकाल। अगले वाले प्रश्न की बात करें, प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जो प्रतिनिधि सभा होती है उसका कार्य, वहां पर जो प्रतिनिधि सभा होती है उसका कार्यवर्ष कितने वर्ष का होता है, 2 वर्ष का होता है। समझ में आ गया। सीनेट वहां का जो होता है वो भी संसद होता है, उसका 6 वर्ष का होता है, और प्रतिनिधि सभा का कितने वर्ष का होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का कितने वर्ष का होता है, 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, या 2 से 3 प्रश्नों को जोड़कर एक प्रश्न भी बन सकता है आपको, है ना। इस प्रकार से आपको कर लेना है। संघवाद का स्वरूप, शक्तियों में संघ और राज्यों में विभाजन। देखो 2 प्रश्न आते हैं, संघवाद और गणराज्य। संघवाद क्या होता है, आपके सामने शक्तियां होती है ना, वो राज्यों के पास भी होती है, केंद्र के पास भी होती है। जैसे भारत एक संघवाद राज्य है, जहां पर क्या है, राज्यों के पास अपनी शक्तियां हैं, भाई अपने यहाँ पर मुख्यमंत्री बनता है ना, उसके हाथों में पूरी शक्तियां रहती हैं कि वो अपने राज्य के अंदर कौन से फैसले लागू करना चाहता है, कौन से नहीं करना चाहता है। राज्य सूची के अंदर जो जो चीजें आती हैं वो सब फैसले वो लागू कर सकता है, उसका क्षेत्र अधिकार है। केंद्र सूची बनाई गई है, उसमें केंद्र सरकार के पास ये जो जो क्षेत्र अधिकार आते हैं, दोनों के दोनों क्या कर सकते हैं, अपने फैसले लागू कर सकते हैं। तो भारत में दोनों के पास शक्ति होती है, राज्यों के पास भी और केंद्र के पास भी। तो हम संघवाद में आते हैं, समझ में आ गया, दोनों के पास अपना क्षेत्र अधिकार होता है। गणराज्य क्या, लेकिन संघवाद की खूबसूरती यही होती है कि संघ में जो राज्यों के पास अपनी शक्तियां तो होगी, लेकिन वो अपना केंद्र से जो अपना हिस्सा छुटाकर दूसरे देश में नहीं मिल सकते, अपने आप को स्वतंत्र घोषित नहीं कर सकते। जैसे कि राजस्थान अगर चाहे कि मैं तो अलग होकर एक अलग राज्य बनाऊंगा, जैसे पंजाब में मांग उठ रही थी, ऐसा नहीं हो सकता संघवाद में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको जानना जरूरी है। न्यायिक पूर्वावलोकन क्या होता है, न्यायालय द्वारा कानून की समीक्षा करना। क्या करना, जो न्यायालय होती है वो कानून जो बनाए गए हैं उनकी समीक्षा करती है। मतलब संसद के द्वारा अगर कोई भी कानून बनाया गया, अगर वो सही नहीं है, कानून के द्वारा बनाया गया, अगर आपके सामने जो न्यायपालिका के संसद के द्वारा अगर कोई भी कानून बनाया गया उसका जनता विरोध कर रही है, समझ में आगे, जनता विरोध में आ गई, या फिर असंविधान के अनुरूप नहीं है, असंवैधानिक है, तो उसको क्या कर सकती है, न्यायपालिका सो मोटो लेकर आपके सामने खुद से न्यायिक पूर्वावलोकन के आधार पे वो उसको देख सकती है और उसको असंवैधानिक करार कर सकती है, उसको रद्द कर सकती है। या फिर न्यायपालिका का खुद का ही कोई पहले फैसला दिया हुआ है जो गलत है, भाई क्या है, गलत है, उस फैसले को भी फिर से क्या कर सकती है, पलटने का काम कर सकती है। किसके, कौन से अधिकार के अंतर्गत, न्यायिक पूर्वावलोकन के अधिकार के अंतर्गत। चलिए भाई, मुझे उम्मीद अच्छे से समझ में आ गया। लूट की प्रणाली का क्या अर्थ होता है, विजय दल द्वारा समर्थकों को पद देना। मतलब कोई भी दल भाई आपके सामने जीत गया, वो क्या करेगा कि अपने समर्थक होंगे उनको कहेगा कि भाई मैं आपको बड़े बड़े पद दूंगा। तो अगर इस प्रकार की कोई कहीं पर प्रणाली देखने को मिलती है, उसको लूट की प्रणाली के नाम से जाना जाता है। कौन सी प्रणाली के आधार पर जाना जाता है, लूट की प्रणाली के नाम से जाना जाता है। आओ हमें जिताओ और लूट लो पद। अगले वाले पॉइंट की बात करें, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका क्या होती है। अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है भाई, संविधान की व्याख्या करता है। क्या करता है, संविधान की व्याख्या करने का काम करता है। समझ में आ गया। अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय का काम यही होता है कि वो वहां पर जो संविधान है उसके अंदर क्या क्या मुख्य बिंदु कहे गए हैं, उन सभी मुख्य बिंदु की क्या करता है, आपके सामने व्याख्या करने का काम करता है। क्या काम करता है, व्याख्या करने का काम करता है। अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय वहां के जितने संविधान में जो जो मुख्य बिंदु दिए गए सबकी व्याख्या करेगा।
अमेरिका का राष्ट्रपति को वीटो का अधिकार, विधेयक को अस्वीकार करने का अधिकार। जैसे भारत के राष्ट्रपति के पास भी अधिकार होता है, संसद, लोकसभा, राज्यसभा के द्वारा अगर कोई विधेयक पारित किया गया उसको वो रोक सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं, उसको आपके सामने वीटो कर सकते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? आपके सामने वीटो पावर कहा जाता है। विधेयक को अस्वीकार करने का अधिकार, कोई भी विधेयक होता है उसको अस्वीकार करने का अधिकार को वीटो पावर कहा जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होती है? राष्ट्रपति के चुनाव हेतु निर्वाचन मंडल, मतलब कोई भी राष्ट्रपति है उसका आपके सामने निर्वाचन करने के लिए जो निर्वाचन मंडल बनाया जाता है उसी को इलेक्टोरल कॉलेज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? इलेक्टोरल कॉलेज के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव हेतु निर्वाचन मंडल अमेरिका के अंदर ये पद्धति होती है। अमेरिका संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कैसी होती है? कठोर प्रक्रिया होती है, एक साथ नहीं, बहुत समय लगता है उसमें संविधान करने में। पहले अभी तक उसमें कुछ ज्यादा संविधान नहीं है, कुछ 20 के आसपास ही उसके क्या हुए हैं? संविधान संशोधन देखने को मिले हैं। बहुत मुश्किल है, पहले संसद से पास करो, फिर हर राज्य से पास करो, तो कोई ना कोई राज्य तो मना ही कर देगा, बोले मैं तो नहीं कर रहा हूं पास इसको, तो ऐसे देखने को मिलता है। द्विसदनीय प्रणाली, जो अमेरिका में कितने सदन होते हैं भाई? 2 सदन होते हैं, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। तो अब आप ये बताना डोनाल्ड ट्रंप कौन सी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है? अमेरिका का संघीय ढांचा, ये स्वायत्ता राज्यों का, अमेरिका का संघीय ढांचा राज्यों की स्वायत्ता और केंद्रीय शक्ति पर काम करता है। देखो अमेरिका है ना, गणराज्य है। अमेरिका क्या है? गणराज्य। गणराज्य क्या होता है भाई? गणराज्य वो राज्य होते हैं जहां पर जो जो देश छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना हो, इसीलिए अमेरिका को क्या बोलते हैं? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड मतलब इकट्ठे होना, स्टेट मतलब राज्य, तो राज्यों से इकट्ठा होकर एक देश का निर्माण होता है अमेरिका का। अच्छा, इनमें क्या अंतर है? भारत में भी राज्यों के पास शक्तियां हैं और अमेरिका के पास भी राज्यों के पास शक्तियां होती है, उनकी खुद की सरकार, सेम सा प्रारूप है। लेकिन अंतर कहां पर है? अमेरिका का अगर कोई राज्य जनमत संग्रह करवाकर और संसद से अगर आपके सामने अगर पारित करवाकर ये कहना चाहे कि मैं तो अमेरिका में नहीं रहूंगा, मैं तो अलग होऊंगा, तो वो स्वतंत्र हो सकता है, उसके पास वो शक्तियां हैं। लेकिन ऐसी शक्तियां भारतीय राज्यों के पास नहीं है, इसीलिए भारतीय संघवाद किस श्रेणी में आता है? ये गणराज्य की। समझ में आ गया? यूनिट नंबर 3 चीन से संबंधित है। चीन में वर्तमान संविधान कब स्वीकृत हुआ? तो चीन का जो संविधान है वो कब स्वीकृत किया गया? 1982 में। कब स्वीकृत किया गया? चीन का जो वर्तमान संविधान है उसको 1982 में स्वीकृत किया गया। कब किया गया? 1982 में किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, चीन का संविधान उसको 1982 में स्वीकृति मिलती है। चीन की शासन प्रणाली कैसी है? तो चीन में सिर्फ एक ही शासन प्रणाली देखने को मिलती है, एक दलीय शासन प्रणाली के नाम से उसको जाना जाता है। समझ में आ गया? सिंगल पार्टी सिस्टम वहां पर देखने को मिलता है ना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नाम से उसको जानते हैं। कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नाम से उसको जाना जाता है। चलिए, चीन की प्रमुख संस्था कौन सी है? राष्ट्रीय जन कांग्रेस। कौन सी आपके सामने भाई? चाइना की प्रमुख संस्था कौन सी है? राष्ट्रीय जन कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय जन कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, चीन की प्रमुख संस्था है उसको राष्ट्रीय जन कांग्रेस के नाम से अपन जानते हैं। चलिए अगले वाले पॉइंट की तरफ बढ़े। कम्युनिस्ट पार्टी की क्या भूमिका होती है? सर्वोच्च राजनीतिक शक्तियां, सबसे जो जितनी भी जो शक्तियां होती हैं, सारी की सारी शक्तियां चाइना में कौन कंट्रोल करके रखता है भाई? जो इनकी कम्युनिस्ट पार्टी है वही कंट्रोल करके रखती है। सेना पर भी वही नियंत्रण करती है, राज्यों पर जो राजनीतिक इकाइयां होती है उसको भी वही कंट्रोल करती है ना। वहां के जितने प्रशासनिक पद होते हैं सबकी नियुक्ति भी वही करती है, संसद में भी वही बैठती है। तो सारा का सारा नियंत्रण उसी एक पार्टी का है, कम्युनिस्ट पार्टी का। एक दलीय व्यवस्था ही देखने को मिलती है। और ऐसे मान लो उस पार्टी में भी उस जो राष्ट्रपति होता है उसी के पास सारी शक्तियां, शी जिनपिंग के पास ही सारी शक्तियां। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है? राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा। वहां पर अगर संविधान में संशोधन करना है तो किसके द्वारा किया जाता है? एनपीसी, नेशनल पीपुल कांग्रेस के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय जन कांग्रेस के द्वारा किया जाता है संविधान संशोधन प्रक्रिया। चीन में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? राष्ट्रपति पार्टी के अधीन। मतलब चीन में न्यायपालिका है ना, भया अपन भारत हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, इन सब देशों में स्वतंत्र न्यायपालिका देखने को मिलती है, लगभग लोकतांत्रिक देशों में। चाइना में ऐसा नहीं है, चाइना की पार्टी ही उसको न्यायपालिका को बनाती है और वो भी वही फैसले लेती है जो पार्टी के फैसले होते हैं। समझ में आ गया? तो पार्टी का न्याय है ये, मान लो आप, कम्युनिस्ट पार्टी वही न्याय करती है एक तरीके से। मौलिक अधिकारों की स्थिति,
चाइना में क्या लोगों को मौलिक अधिकार मिले होते हैं? बड़ा सवाल है। मिले तो होते हैं लेकिन सीमित होते हैं। चाइना के मौलिक अधिकार ऐसे होते हैं जैसे पहले राजा के मौलिक अधिकार हुआ करते थे ना, कि भाई उसकी हाँ में हाँ मिला दिया तो आपकी बल्ले बल्ले है, वरना आपको क्या हो सकती है, सजा हो सकती है, आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो वही है, अगर आप सरकार का किसी भी प्रकार का विरोध नहीं करते हो, उनकी नीतियों का समर्थन करते हो, उनके साथ सहयोग की भावना दिखाते हो, तब तो आपके सामने आपको क्या होता है, आपको सारे मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, आपको सारी सरकारी योजनाओं का फायदा मिलेगा, बाकी नहीं मिल पाता है। वहां पर क्या है, अपने लोन लेने के लिए सिविल स्कोर होता है ना, इसी प्रकार का सिविल स्कोर व्यवस्था, क्रेडिट स्कोर व्यवस्था देखने को मिलती है। अगर आप सरकार के विरोध करते हो, अगर सरकार से किसी भी प्रकार की योजना को अगर आप क्या कर सकते हो, विरोध वगैरह करते हो, तो उसमें मुख्यतः क्या होता है, आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है, और अगर आपको कोई सरकारी काम में फायदा लेना है तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है आपका लेना। चलिए, चीन का राष्ट्रपति का चयन कैसे किया जाता है? तो चीन का जो राष्ट्रपति है उसका चयन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय जन कांग्रेस के द्वारा। किसके द्वारा? नेशनल पीपुल कांग्रेस के द्वारा, एनपीसी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? एनपीसी के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय जन कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय सैन्य आयोग क्या है? तो केंद्रीय सैन्य आयोग क्या है? सेना को नियंत्रण निकाय, मतलब जो सेना होती है उसको कंट्रोल करने वाली जो बॉडी होती है उसी को क्या कहा जाता है? केंद्रीय सैन्य आयोग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? केंद्रीय सेना आयोग के नाम से, सैन्य आयोग के नाम से जाना जाता है, जो क्या करती है, सेना को कंट्रोल करने का काम करती है। चलिए, चीन की संसद कैसी है? एक सदनीय है। चीन की संसद कैसी है भाई? आपके सामने एक सदनीय व्यवस्था देखने को मिलती है। चीन की सदन में कैसी व्यवस्था देखने को मिलती है? एक सदनीय व्यवस्था देखने को मिलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बार बार आता है आपके सामने। समझ में आ गया? एक सदनीय व्यवस्था देखने को मिलती है। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसके नाम से जाना जाता है? केंद्रीकरण या नियंत्रण के साथ सीमित लोकतंत्र। क्या होता है भाई आपके सामने? जो केंद्रीकृत नियंत्रण के साथ सीमित लोकतंत्र, मतलब वहां पर चाइना में ऐसा लोकतंत्र है कि आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी सारी बात माननी पड़ेगी, राष्ट्रपति की या कम्युनिस्ट पार्टी की सारी गवर्नमेंट माननी पड़ेगी। उस प्रकार का लोकतंत्र देखने को मिलता है। दुनिया को दिखाने के लिए लोकतंत्र है। लोगों को ज्यादा तानाशाही वाला सिस्टम भी नहीं है ना, लेकिन बात आपको चाइना के कंट्रोल में क्यों माननी पड़ती है? ऐसी बात है कि भाई अगर हम पापा को नहीं हुआ है ना, जरा काम तो थे सारा खर्च को, लेकिन डर डर के, वो सिस्टम है। घर की आर्थिक चीन की आर्थिक नीति, समाजवादी बाजार व्यवस्था, मतलब जो कंपनी, जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो बाजार को नियंत्रित करके रखती है। कौन से देश में इंपोर्ट करना है, क्या एक्सपोर्ट करना है, बाजार में सेंसेक्स कितना रहेगा, महंगाई कितनी रहेगी, सब चीजें उनके हाथों में रहती है, कंट्रोल में रहती है। पंचवर्षीय योजनाएं, आर्थिक विकास हेतु योजना प्रणाली। क्या होता है? जो आर्थिक विकास हेतु क्या जो योजना प्रणालियां बनाई जाती हैं 5 वर्ष में, पहले भारत में भी पंचवर्षीय योजना हुआ करती थी कि अगले 5 वर्षों में हमें डेवलपमेंट करने के लिए क्या करना है, उसी को पंचवर्षीय योजनाओं के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? आर्थिक विकास हेतु योजना प्रणालियों के नाम से जाना जाता है। चीन के प्रांतों में कैसी स्थिति होती है? स्वायत्त क्षेत्र सीमित अधिकारों के साथ, है ना। जो स्वायत्त क्षेत्र होते हैं उसके सीमित अधिकारों के साथ क्या होता है? चीन की है कि चीन की न्यायिक स्वतंत्रता क्या होती है? सीमित स्वतंत्रता है। जो पार्टी है उसके नियंत्रण में सारा का सारा जो न्यायपालिका वो काम करती है, सारा के सारी उसी के नियंत्रण में काम होता है। चलिए, यूनिट नंबर 4 की बात करें, स्विट्जरलैंड और श्रीलंका से संबंधित प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड में गणतंत्र की स्थापना कब हुई? 1848 के संविधान में। कब देखने को मिली भाई? 1848 का जो संविधान देखने को मिलता है उसमें स्विट्जरलैंड के में गणतंत्र की स्थापना होती है। समझ में आ गया? तो 1848 के संविधान के अंतर्गत आपके सामने स्विट्जरलैंड में गणतंत्र की स्थापना बनती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? जनता द्वारा सीधे निर्णय लेना। जनता आपके सामने लोगों के लिए जो सीधे निर्णय लेती है उसी को डायरेक्ट लोकतंत्र के नाम से, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये कहोगे सर ये क्या होता है? भाई आपके सामने जनता को लगा कि हमें क्या करनी चाहिए भाई, कोई एक जैसे खाद्य सुरक्षा का उदाहरण देके सुझाव, आपको आराम से समझ में आएगा। या ऐसे समझ लो कि लोगों के मन में जो फ्रीबीज चल रही है, मुफ्त में जो सरकार हर किसी को चीजें बांट देती है, रुपए बांट देती है, फायदे लेने लग जाती है, उसके लिए इसको क्या करना चाहिए? जो लोग होते हैं उनको अपना जो वो बांटना चाहिए, मतलब कानून बनाना चाहिए इसके खिलाफ कि ये नहीं बांटे। तो उसके लिए जनता आपके सामने सभी लोग इकट्ठे होंगे, साइन करके गवर्नमेंट को देंगे, वहां की संसद पे अगर वो पारित हो जाता है तो पारित होगा। मतलब डायरेक्ट भारत में क्या होती है, सरकार लेकर आती है बिल,
है ना, कोई भी कानून में करना हो तो वहां पर जनता भी लेकर आ सकती है। उसी प्रकार के लोकतंत्र को क्या कहा जाता है, जनता प्रत्यक्ष लोकतंत्र, मतलब जनता की डायरेक्ट भागीदारी आपके सामने कोई भी फैसले लेने पर, कोई भी कानून बनाने पर। जनमत संग्रह क्या होता है, जनता द्वारा विधेयक पर मतदान। जैसे आपके सामने भाई क्या बताऊं मैं, खाद्य सुरक्षा योजना का बिल लेकर आया तो डायरेक्ट जनता वहां पर मतदान करेगी। क्या करेगी, डायरेक्ट जनता वहां पर मतदान करेगी कि इसको पास करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हमारे ऐसा नहीं होता है, हमारे लोकसभा राज्यसभा में बैठे हुए जनप्रतिनिधि वोटिंग करते हैं, जनता नहीं करती है। वहां पर जनता भी वोटिंग कर सकती है उस पर। समझ में आ गया। अर्ध कैंटन का क्या स्थिति होती है, आधा मताधिकार। लोगों को क्या मिलता है भाई, आधा मत करने का अधिकार मिलता है, उसको अर्ध कैंटन की स्थिति के नाम से जाना जाता है। संघीय परिषद क्या होती है, सामूहिक कार्यपालिका, मतलब सभी लोग बैठकर आपके सामने कोई भी फैसले लेते हैं, उसको सामूहिक कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, सामूहिक कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है, उसी को संघीय परिषद के नाम से अपन जानते हैं। अगले वाला पॉइंट है बहुभाषी राष्ट्र कौन कैसा है। मतलब जो स्विट्जरलैंड है ना, उसको बहुभाषी राष्ट्र के नाम से जाना जाता है क्योंकि वहां पे 4 मुख्य भाषाएं बोली जाती हैं। कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, 4 मुख्य भाषाएं वहां पर बोली जाती हैं, इसलिए उसको बहुभाषी राष्ट्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जाना जाता है, बहुभाषी राष्ट्र के नाम से जाना जाता है, 4 मुख्य भाषाएं वहां पर बोली जाती हैं। चलिए, स्थायी तटस्थता किसके नाम से की जाती है, युद्ध में तटस्थ रहने की नीति। मतलब जब भी युद्ध होता है तो उसके समय आप कोई भी एक गुट का हिस्सा नहीं होगे। क्या नहीं होगे, जब भी युद्ध होगा तब आप कोई भी एक गुट का हिस्सा नहीं होगा, उसी को युद्ध में तटस्थ रहने की नीति के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, युद्ध में तटस्थ रहने की नीति के नाम से जाना जाता है। चलिए, श्रीलंका की बात करें। श्रीलंका में शासन प्रणाली कैसी होती है, अर्ध राष्ट्रपति आधारित। मतलब आधि राष्ट्रपति के पास शक्तियां रहती हैं, आधि प्रधानमंत्री के पास शक्तियां रहती हैं। अपने क्षेत्र अधिकार के हिसाब से उनको काम करना रहता है। दोनों के पास अपनी अपनी शक्तियां रहती हैं, दोनों को अपने अपने क्षेत्र अधिकार में काम करना होता है। संविधान कब बना, संविधान कब बनता है, 1978 में भारत का संविधान बनकर आता है। कब बनता है, 1978 में भारत का संविधान बनता है। कब बनता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1978 में आपके सामने भारत का संविधान है वो आपके सामने बनकर आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। समझ में आ गया, भारत में संविधान कब बना, 1978 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है भाई, जो राष्ट्रपति होता है श्रीलंका का, वहां का कार्यकाल कब का होता है, इस श्रीलंका का भाई, अगर मैंने गलती से भारत का बोल दिया तो श्रीलंका का संविधान 1978 में बनता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का देखने को मिलता है। संसद की संरचना कैसी है, वहां पर एक सदनीय। चाइना में भी एक सदन है ना, नेशनल पीपल कांग्रेस। भारत में 2 हैं, लोकसभा राज्यसभा, ऐसे वहां पर भी 2 हैं, अमेरिका में भी, ब्रिटेन में भी 2 हैं, लेकिन श्रीलंका में भी एक और चाइना में भी एक सदनीय परंपरा है। प्रधानमंत्री की भूमिका क्या होती है, सहायक कार्यपालिका। वो क्या करता है, जो कार्यपालिका के सहायक के रूप में काम करता है, मंत्रिमंडल हो गई या वहां पर जो नौकरशाही होती है उसकी सहायक के रूप में काम करता है। जातीय समस्या पर आधार, मतलब वहां पर जातीय समस्या कहां पर, सिंहली और जो तमिल विवाद है वो अक्सर देखने को मिलता है वहां की जातियों में। न्यायपालिका की स्थिति कैसे होती है, संवैधानिक नियंत्रण में, मतलब डेमोक्रेसी को वो कंट्रोल करके रखती है वहां की न्यायपालिका। और आपातकालीन शक्तियां क्या है, राष्ट्रपति के पास बहुत सारी व्यापक शक्तियां देखने को मिलती है। तो ये था आपके सामने जो पूरा का पूरा सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम का पेपर। कैसा लगा वीडियो, जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।